हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई जोर शोर से चल रही होगी, बोर्ड की तैयारी मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग आ गए हैं रेस्पिरेशन के लेक्चर नंबर 2 पर। और इसमें हम लोग पहले तो कल का रिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद आज का नया टॉपिक यानी कि लंग्स लंग्स को देखेंगे। और थोड़ा बहुत सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखेंगे। लंग्स प्लस थोड़ा बहुत सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो पहले कल की क्लास का रिवीजन कर ले, ठीक है। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं, पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन के दो स्टेजेस होते हैं। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में दो स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? एक होता है हमारा, एक क्या होता है? ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग। और एक होता है क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है हमारा? ये फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। या फिर इसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है। क्या है? केमिकल प्रोसेस। बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करके उससे क्या निकाल देते हैं? ग्लूकोज निकाल, सॉरी ग्लूकोज कह रहा हूँ। उससे क्या निकाल देते हैं? एनर्जी निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं। यानी कि इसमें दो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। समझना बात को। सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है? मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि दो से अधिक एटम आपस में मिले होंगे। ठीक है, इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड होगा। और बॉन्ड किससे बनता है? एनर्जी से बनता है। ये जो बॉन्ड है वो किससे बना होगा? एनर्जी से बना होगा। ठीक है। ये जो एनर्जी है, अब यदि हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? और इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी करती है। बॉडी क्या करती है? इसका यूटिलाइजेशन करती है। किधर यूटिलाइजेशन करती है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। क्योंकि कोई भी प्रोसेस चलाना होगा, कोई भी मशीन अगर चलानी होती है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वैसे कोई भी हमें प्रोसेस चलाना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बात समझ में आई? तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? समझ में आया? ब्रीदिंग क्या होता है? थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, CO2 का आउट। CO2 को बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये होता है ब्रीदिंग। क्या इसमें कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं? क्या इसमें कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं? क्या कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है या कोई बॉन्ड बनना है? नो केमिकल चेंजेस। नो केमिकल चेंजेस। बात समझ में आई? रेस्पिरेशन एक गैसियस एक्सचेंज होता है और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है। बात समझ में आई? चल आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, थोड़ा सा पहले पिछली क्लास का समझ लेते हैं। ब्रीदिंग का पैसेज क्या? पैसेज ऑफ एयर। तो एयर पैसेज कैसे था? सबसे पहले क्या आता था? बताओ, आप लोग बताओ। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आता था। क्या आता था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। उसके बाद एयर कहाँ जाएगी? एयर जाएगी नेजल चेम्बर में। कहाँ जाएगी? नेजल चेम्बर। नाक के छेद के अंदर जो हिस्सा होता है नोज का, नाक के छेद के अंदर जो नोज का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नेजल चेम्बर। ठीक है। नेजल चेम्बर से कहाँ जाएगी एयर? नेजोफेरिंक्स। कहाँ जाएगी? नेजोफेरिंक्स में। नेजोफेरिंक्स में जाने के बाद एयर कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में। कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में। लैरिंग्स में जाने के बाद कहाँ जाएगी एयर? ट्रैकिया में।
कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, मतलब कॉमन लैंग्वेज में, विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। और ये देखो, और लैरिंग्स के ऊपर क्या लगा होता है? एपिग्लॉटिस। क्या लगा होता है लैरिंग्स के ऊपर? एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है? सेपरेट्स विंड पाइप, विंड पाइप एंड फूड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप को जो सेपरेट करता है उसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। ये कहाँ पाया जाता है? लैरिंग्स में पाया जाता है। ठीक है। और लैरिंग्स किस में कंटिन्यू करता है? ये लैरिंग्स कंटिन्यू करता है कहाँ? ट्रैकिया में। और ट्रैकिया के बाद क्या आता है? ब्रोंकाई आता है। क्या आता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किस में कंटिन्यू करता है? ब्रोंक्यूल। मतलब ब्रोंकाई डिवाइड किस में हो जाता है? किस में डिवाइड होता है? ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाता है। और ब्रोंक्यूल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्श। ठीक है। और ब्रोंक्यूल फिर किस में कंटिन्यू करते हैं? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई। और यहीं पे हमारा एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज कोई पूछे कहाँ होता है तो कहना एल्वियोलाई में होता है। कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। बात समझ आई? ये हमारा पैसेज ऑफ एयर जो हम लोगों ने कल देखा था डिटेल में, आज हम लोगों ने ऊपर ऊपर से देखा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट होता है यहां से लेकर यहां तक, ये कैसा पार्ट होता है? ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? सॉरी, यहां से लेकर यहां तक। एल्वियोलाई से पहले पहले, एल्वियोलाई से पहले पहले जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? कंडक्टिंग पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? कंडक्टिंग। और ये जो एल्वियोलाई वाला पार्ट होता है वो कैसा पार्ट होता है? एक्सचेंज वाला पार्ट होता है। यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है। बात समझ में आई? पक्का? पक्का? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। जिसको ना समझ आए कमेंट्स में लिख देना, मैं समझा दूँ। ठीक है, आगे बढ़े। तो भाई साहब, ये जो हमारा कंडक्टिंग और ये वाला पार्ट तो आ गया, बट देखो, मैम एक चीज बना के दिखाते हैं, थोड़ा बहुत ड्राइंग अगर कर पाए तो है, वरना पता नहीं ड्राइंग होगी मुझसे कि नहीं होगी। ये बन गया। थोड़ा थोड़ा समझ जाओ, मतलब क्या है ये, समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक, चलो, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? ये वाला पोर्शन चेंज कर दे रहा हूँ पहले। ठीक, ठीक है। इसको बोलते क्या? ये हो गया लैरिंग्स। क्या हो गया? लैरिंग्स। जिसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। ये क्या है? ये हमारा ट्रैकिया है। क्या है ये? ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया जहां से डिवाइड हुआ है उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल बोलते हैं। ब्रोंक्यूल ही बोलते हैं ना तो, वेट अ मिनट, ब्रोंकाई, सॉरी, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है वो अंदर जाके ब्रोंक्यूल्स वगैरह में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है।
तो देखो ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकाई तक तो हमारे ये बाहर है, लंग्स के बाहर का, और जो बाकी का पोर्शन है वही किसके अंदर होगा, लंग्स के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, लंग्स के अंदर होगा। तो लंग्स क्या है, लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। लंग्स क्या है, तो क्या बोला गया है, द ब्रांचिंग नेटवर्क, क्या बोला गया है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ऑफ ब्रोंकाई कॉमा ब्रोंक्यूल्स कॉमा एल्वियोलाई comprises of lungs। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। द ब्रांचिंग नेटवर्क, देखो हमारा जो ब्रोंकाई है, जहां से जिस पोर्शन से ब्रांच, सॉरी जो ट्रैकिया है, जिस पोर्शन से ब्रांच में टूट गया, एक ब्रांच को क्या बोला गया, ब्रोंकाई बोला गया। तो जिस पोर्शन से ट्रैकिया हमारा ब्रोंकाई में टूट गया, वहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से किसका स्टार्ट हो जा रहा है, लंग्स का स्टार्ट हो जा रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। तो लंग्स क्या होते हैं, ह्यूमंस में कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स, ठीक है। 2 लंग्स होते हैं, और कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, एयर टाइट चेम्बर, एयर टाइट थोरैसिक चेम्बर। कौन सा चेम्बर, स्पेलिंग गलत हो गई, एयर टाइट थोरैसिक चेम्बर। एयर टाइट थोरैसिक चेम्बर कैसे बनता है अभी हम बताएंगे। एयर टाइट थोरैसिक चेम्बर, अब ये देखो एयर टाइट थोरैसिक चेम्बर बनता कैसे है, समझना ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बनता है। देखो डॉर्सली बाय वेंट, देखो अभी ऐसे लिखते हैं, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। हाँ भैया टेक्निकल इशू हो गया था, जिसके कारण लेक्चर बीच में डिसकंटिन्यू हो गया। तो मैं बता रहा डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली, अभी डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है सब बताएंगे, वेंट्रली बाय स्टेर्नम, लैटरली बाय रिब्स एंड लोअर साइड बाय डायफ्राम, डायफ्राम। समझना कैसे है अभी बताता हूँ, देख कलर चेंज कर दूं, मैं एक डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हम एक ये 3D फिगर बना लेते हैं। हमारी बॉडी कैसी है, 3D तो बॉडी है हमारी, तो 3D बॉडी को इधर इमेजिन करने की कोशिश करना। जो हमारा ये जो पीछे वाला हिस्सा है, पीठ वाला हिस्सा है, जो पीछे वाला हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं, ठीक है। जो आगे वाला हिस्सा है, जो फेस वाला हिस्सा है, जो फेस वाला मतलब जहां, उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं। समझना डोर्सल क्या होता है, जो हमारा पीठ वाला हिस्सा है, डोर्सल मतलब पीठ वाला, कौन वाला, पीठ वाला। और वेंट्रल का मतलब पेट वाला, पेट की तरफ जो हिस्सा है उसको बोलते हैं वेंट्रल, और पीठ की तरफ जो हिस्सा है उसको बोलते हैं डॉर्सल, ठीक है। लैटरल का मतलब होता है, लैटरल मतलब होता है साइड वाला, लैटरल का मतलब क्या होता है, साइड वाला। और लोअर तो पता ही है, लोअर का मतलब
नीचे, नीचे वाला। बात समझ, जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड वगैरह होगी, पीठ वाला हिस्सा, उसको बोलते क्या, डॉर्सल। और ये जो आगे वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमारा पेट वगैरह होगा, उसको बोलते क्या, वेंट्रल। ठीक है, नीचे वाले को हिस्से को क्या बोलते हैं, लोअर। और ये जो साइड वाला हिस्सा है, ये साइड, साइड वाला हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं, लैटरल। बात समझ में आई, आप समझना। आ, ये बता दिया मैंने, आप समझने की कोशिश करना। बता दो, मिटा दें इसको, मिटा दें। ए, ए, अय्यो। हाँ, तो समझ लो, ये हमारे, मान लो हमने ये लंग्स बनाए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया लंग्स। ये गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंग्स। तो लंग्स जो पीछे से कवर होंगे, वो किससे कवर होंगे, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसको पीछे से कौन कवर करेगा, वर्टिब्रल कॉलम कवर करेगा। आगे से इसको कौन करेगा, स्टेर्नम। आगे से कौन करेगा, स्टेर्नम। नीचे से इसको कौन कवर करेगा, डायफ्राम। कौन करेगा, और साइड से इसको कौन कवर करेगा, साइड से रिब्स कवर करेंगे। समझना, जैसे ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये हमारा स्टर्नम हो गया, ये हमारा रिब्स हो गया, साइड से लंग्स इसके अंदर है, ये लंग्स है। और लंग्स के नीचे, ये नीचे की तरफ क्या हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ये स्टर्नम हो गया, ये हो गया क्या, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये हो गई रिब्स हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये एक तरह का ऐसे डब्बा टाइप का नहीं बन गया। देखो, इमेजिन करने की कोशिश करो, पीछे कौन है, वर्टिब्रल कॉलम है, आगे कौन है, स्टेर्नम है, नीचे कौन है, डायफ्राम है, और साइड में कौन है, रिब्स है। एक डब्बा टाइप का नहीं बन गया, एयर टाइट चेम्बर टाइप का नहीं बन गया। तो लंग्स क्या होते हैं, एयर टाइट चेम्बर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, एयर टाइट चेम्बर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये एयर टाइट चेम्बर में क्यों प्रेजेंट होते हैं, इसका भी बहुत बेहतरीन रीजन है। मतलब प्रकृति ने कोई भी ऐसी चीज फालतू नहीं बनाई। ये एयर टाइट चेम्बर में क्यों प्रेजेंट होते हैं, मैं बताता हूँ। देख, जैसे एयर टाइट चेम्बर में प्रेजेंट होने का फायदा समझना। एयर टाइट चेम्बर में प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब इनमें कहीं भी फालतू एयर, फालतू की एयर नहीं हो, कहीं पे भी फालतू एयर प्रेजेंट नहीं होगी। और जब फालतू एयर प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये किस पे काम करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। कैसे, देखो, लंग्स कैसे हैं हमारे, एयर टाइट चेम्बर में, और बाहर की जो एटमॉस्फेयर है, ये मान लो, ये हम बता दे रहे हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ऐसे हमने लंग्स को दिखा दिया, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। समझना। अब इसके अंदर यदि हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो इसके अंदर एयर कैविटी क्या हो जाती है, एयर कैविटी बढ़ जाती है। यानी कि एयर को रखने की जगह इसके अंदर, लंग्स के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या हो जाता है, प्रेशर लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सोचो ना, अगर जगह बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा रहता है, तो एयर हाई प्रेशर से कहाँ ट्रेवल करती है, लो प्रेशर में। और जब हम लोग, समझना, जब हम लोग लंग्स को पिचकाते हैं, यानी कि एयर कैविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एयर कैविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया,
और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो एयर बाहर अंदर से बाहर की ओर ट्रैवल करता है। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया? चलो एक और बार बताते, एक सेकंड। एक और बार बताते हैं, समझ लो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये लंग्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग दो केसेस डिस्कस करेंगे। ऐसे हमने दो केसेस के लिए ये ऐसे बॉक्स बनाते हैं, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है और वो हमारे क्या है, लंग्स है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ, लंग्स के अंदर जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, तो लंग्स के अंदर क्या होता है, एयर कैविटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, एयर कैविटी बढ़ जाएगी। एयर कैविटी बढ़ जाएगी तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर में इस वक्त प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, और लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसा है, कम है। तो एयर की टेंडेंसी क्या होती है, हाई प्रेशर से, ये कैसा प्रेशर है, हाई, और ये कैसा प्रेशर है, लो। तो एयर कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगी। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो लंग्स फूलते हैं, इसके कारण हवा अंदर आ जाती है। बात समझ में आई? दूसरा केस क्या है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो लंग्स के अंदर की क्या होती है, एयर कैविटी होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसके मुकाबले ये वाला प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो लंग्स का प्रेशर बढ़ा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर घटा, तो हवा कहां से कहां जाएगी, अंदर से बाहर की ओर। तो इस एयर टाइट चेम्बर का मतलब समझ में आया, क्यों होता है एयर टाइट, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं है? एयर टाइट चेम्बर होने का भी ये रीजन है, ये रीजन है एयर टाइट चेम्बर होने का। समझ में आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो लंग्स का थोड़ा बहुत, चलो ये सब स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, लंग्स का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताएंगे। तो ये हमारा लगभग लगभग, अच्छा ये और चीज समझ लो, एक छोटी सी चीज और है। समझ, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंस्पायरेशन, क्या करते हैं, इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन। इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, यानी कि सांस अंदर लेते, क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते। तो क्या होता है, कैसे सांस अंदर लेते? देखो सांस कैसे अंदर लेंगे, जब हमारे लंग्स की क्या होती है, वॉल्यूम, अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि प्रेशर लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंग्स के अंदर प्रेशर का, वॉल्यूम का मतलब वही एयर कैविटी, एयर कैविटी। लंग्स का वॉल्यूम यदि बढ़ा यानी कि लंग्स की एयर कैविटी बढ़ी तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इंस्पायरेशन मतलब ये वॉल्यूम बढ़ता कैसे, ये समझ। तो इसमें क्या होता है, ये डायफ्राम ऐसा होता है हमारा, ठीक है, और ये हमारे लंग्स है। ये हमारे क्या है, ये लंग, ठीक है। अब ये डायफ्राम नीचे आएगा तो ये लंग भी तो नीचे आएगा। तो यानी कि जब डायफ्राम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये नीचे वाला वॉल्यूम बढ़ा देता है, बढ़ा देता है कि नहीं बढ़ा देता है,
समझ में आ रहा है? डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो डायफ्राम जब नीचे आए, डायफ्राम जब नीचे आए, डायफ्राम जब नीचे की ओर आए तो डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स का ये वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है। और ये हमारा रिब केज होता है, यहाँ पे क्या होता है? रिब केज। तो रिब केज क्या करता है? एक्सपैंड करता है। रिब केज क्या करता है? रिब केज क्या करता है? एक्सपैंड करता है। रिब रिब केज एक्सपैंड करे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करे, तो इस लंग का वॉल्यूम क्या होगा? लंग का वॉल्यूम यानी लंग के अंदर की एयर कैविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे लंग के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, तो एटमॉस्फेयर से लंग के अंदर हवा आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ या ना? ना आई हो तो बता देना भाई, फिर से बता देना। और इसका जस्ट उल्टा, इंस्पायरेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन कैसे होता है? यानी कि एक्सहेलेशन। एक्सहेल कैसे करते हैं हम लोग? डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है। ये देखो, डायफ्राम जब नीचे आ रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, डायफ्राम ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो लंग्स को वो क्या करेगा? धक्का दे देगा। धक्का देगा तो यानी कि रिलैक्स कर रहा है डायफ्राम। डायफ्राम रिलैक्स करता है और रिब केज क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारे लंग का वॉल्यूम क्या हो जाता है? लंग का वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब लंग का वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ गया तो हमारी एयर बाहर। बात समझ में आई कि नहीं आई? चल, तो लंग से हम लोग हवा कैसे लेते हैं, क्या पाथवे रहता है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपके देखें हम और क्या क्या दिया गया है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या होता है? ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अच्छा हाँ, एक और चीज, एल्वियोलाई का थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह भी बता दी, पता चला आप लोग सब तो बता दिया, वही नहीं बताया तो फिर दिक्कत है। थोड़ा बहुत तो ये एक्सचेंज हमारा लगभग लगभग आज पूरा खत्म हो जाएगा। समझना, ये ऐसा एक एल्वियोलाई का डायग्राम हम बना रहे हैं, ये और ये उसके नीचे क्या होती है? हमारी कैपिलरीज। ये आगे इसके नीचे कैपिलरीज, समझना। देखो, ये हमारे अंदर क्या आई? अंदर एयर आई, ठीक है। ये हो गई हमारे एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन जैसी। और यहाँ पे हमारा क्या दौड़ रहा होता है? ब्लड। ये कैपिलरीज है ना, ये देखो ये क्या है? ये कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरी। और ये क्या है? एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई और ये हमारा कैपिलरी है। और ये कैपिलरीज के अंदर क्या दौड़ रहा है? ब्लड दौड़ रहा है। ये क्या दौड़ रहा है? ब्लड। समझना, एयर अंदर आई। अब एयर से ऑक्सीजन निकल के इसी लेयर से ब्लड के अंदर निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहाँ चली जाएगी? एल्वियोलाई। बात समझ में आई? ये एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है सिर्फ वन सेल थिक मेम्ब्रेन होती है। सिर्फ एक ही प्रकार, एक ही लेयर होती है सेल, एक सेल, ये सेल, ये सेल। यहाँ पे क्या तुमको मल्टीपल लेयर देखने को मिल रही है? सिर्फ एक ही सेल से पूरी मेम्ब्रेन बनी, एक ही सेल की लेयर से ये पूरी मेम्ब्रेन क्या है? बनी हुई। तो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन कितनी सेल थिक होती है? वन सेल थिक होती है। ये हमारा, ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी ब्लड के और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के बाहर चली जाएगी। और ये जो ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो करता कौन है? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हमारा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी
पिगमेंट। ये जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, यही कैरी करता है। ये मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मान लो हमारी ये आरबीसी बना दी मैंने। ये आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लें और इसको जाकर जो डिजायर्ड टिश्यूज हैं, ये मान लो टिश्यू है, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन को छोड़ देंगे और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ वापस से बन जाएगी। ये हीमोग्लोबिन के साथ वापस से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बंध गई और ये जाके इसको कहाँ छोड़ देंगे, लंग्स में छोड़ देंगे। ये जो पूरा ब्लड से, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ब्लड में कैरी कौन, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। बात समझ में आई, चलो। तो हमने एल्वियोलाई बता दिया, एल्वियोलाई कुछ ऐसा दिखता है और एल्वियोलाई वन सेल थिक होता है, यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज में ऑक्सीजन एंटर करती है और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। अब कल हम इसका जहाँ तक क्लास लेक्चर होगा क्लास 10th के हिसाब से, जिसमें ग्लाइकोलिसिस वगैरह बता देंगे, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन बता देंगे और कल ही ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। तो हम अगर अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, और नहीं हो तो भैया बहुत बढ़िया, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो बाय बाय।